हेलो स्टूडेंट्स, मैं करुणेश दीक्षित पिछले 10 साल से जनरल स्टडीज में इतिहास को पढ़ा रहा हूं, जिसमें से खासतौर से एग्जाम को लेकर के हमारा पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, इसको लेकर के एक आज हम हिस्ट्री में डेमो क्लासेस करने जा रहे हैं। और इस डेमो क्लासेस में हम आपको मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य के बारे में बताएंगे। तो मुगल साम्राज्य के बारे में जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल साम्राज्य आया, और मुगल साम्राज्य पहले तो उत्तर भारत में आया, लेकिन बाद में धीरे धीरे इस वंश के बादशाहों ने अपने राज्य का विस्तार किया। तो आइए हम शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले बाबर के बारे में। बाबर की बात करें तो बाबर का जन्म फरगना में हुआ था, और यह बहुत ही कम उम्र में फरगना में हुआ था, और यह बहुत ही कम उम्र में फरगना का शासक बना। बाद में इसने समरकंद और काबुल को भी जीत लिया। लेकिन भारत के सेंस में यदि हम देखें तो भारत के सेंस में देखें तो हम आपको बताना चाहेंगे, इसको थोड़ा डिटेल में बताना चाहेंगे कि भारत के सेंस में बाबर का नाम क्यों लिया जाता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए, बाबर जो है वो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि 1526 में पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का पहला युद्ध हुआ। और इस युद्ध की खास बात यह है कि इस युद्ध ने तय कर दिया कि अब भारत में लोदी वंश जाएगा और मुगल वंश आएगा। इस युद्ध में खास बात क्या थी, यह इतिहास का इतना महत्वपूर्ण युद्ध है कि इसी युद्ध में इब्राहिम लोदी को युद्ध में हराया गया, और इब्राहिम लोदी युद्ध में मरते हुए मारा गया। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया, तो इब्राहिम लोदी था। खास बात यह है, आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि बाबर के पास में लगभग 12,000 सैनिक थे, और इब्राहिम लोदी के पास में 60,000 सैनिक थे। फिर भी जीत बाबर की हुई। तो इसका कारण क्या था कि बाबर एक बहुत ही अच्छा सेनापति था, योग्य नेतृत्व था, अपने सैनिकों को काफी बेहतर बता सकता था। कहा जाता है कि इस युद्ध में बाबर ने रूमी या उस्मानी विधि का प्रयोग किया, और तुलगमा पद्धति, रूमी और तुलगमा पद्धति के प्रयोग से बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई को जीत लिया था। कहा जाता है कि इस युद्ध को जीतने के बाद में बाबर इतना ज्यादा खुश हुआ कि उसने काबुल में रहने वाले जो उसके प्रत्येक निवासी थे, काबुल के प्रत्येक निवासियों को उसने चांदी का एक एक सिक्का दान में दिया था। इसीलिए बाबर को कलंदर भी कहा जाता है। कलंदर का मतलब होता है जो दानी हो। लेकिन जब यह दिल्ली में इसका शासन हुआ इस युद्ध के बाद में, तो इसके बाद में बाबर आगे चल करके युद्धों में ही उलझा रहा। जब हम आगे चलकर बात देखें तो 1527 में बाबर खानवा के युद्ध में उलझ जाता है, और खानवा का युद्ध जो है, बैटल ऑफ खानवा, यह 1527 में किसके साथ में होता है? राणा सांगा के साथ होता है। और राणा सांगा उस समय तत्कालीन उत्तर भारत का सबसे ताकतवर राजपूत शासक था। खानवा की लड़ाई में कहा जाता है कि बाबर ने इस युद्ध में पहली बार जेहाद का प्रयोग किया था, जेहाद। और उसने अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि राणा सांगा से या राजपूतों से जो हमारी लड़ाई हो रही है, यह सिर्फ युद्ध नहीं है, यह एक प्रकार का धर्म युद्ध है। यदि इस युद्ध को हम जीत गए तो हिंदुस्तान की सारी जनता या हिंदुस्तान का सारा साम्राज्य तुम्हारे कदमों पे होगा, और यदि इस युद्ध में हम वीरगति को प्राप्त हो गए तो सीधा जन्नत में जाएंगे। इस तरीके से उसने अपने सैनिकों को मोटिवेट किया। कहा जाता है कि बाबर की बातों को सुनकर के सैनिकों का मनोबल ऊंचा हो गया, और इस युद्ध में राणा सांगा की हार हुई और बाबर की जीत हुई। खानवा के युद्ध के बाद में आगे चल करके मालवा पर अधिकार करने के लिए बाबर ने 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा, और इस चंदेरी के युद्ध के बाद में बाबर ने मालवा के शासक मेदिनी राय को हराया। मेदिनी राय को बाबर ने हरा दिया, और इस तरीके से मालवा पर भी बाबर का अधिकार हो गया। और आगे चल करके 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा गया, और इस घाघरा के युद्ध में जो बिहार और बंगाल की संयुक्त अफगान शक्तियां थी, जिनका नेतृत्व महमूद लोदी के द्वारा किया जा रहा था, उसको भी बाबर के द्वारा हराया गया। तो ये तो बाबर के चारों युद्ध हो गए जो बाबर के साम्राज्य विस्तार करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। आगे चल करके बाबर के कुछ शौक भी थे, जैसे बाबर को बागें लगवाने का बड़ा शौक था। कहा जाता है कि उसने आगरा में एक बाग का निर्माण कराया, जिसे आगे चलकर आराम बाग कहा गया।
और जिसे वर्तमान में राम बाग के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा भारत में रह करके बाबर ने शाहरुख नाम के चांदी के सिक्के को भी चलाया था। शाहरुख नाम का चांदी का सिक्का भी बाबर के द्वारा चलाया गया। और आगे चल करके 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर की मृत्यु होने के बाद में जो बाबर का उत्तराधिकारी बनता है वो बनता है हुमायूं। तो आप लोग हुमायूं के बारे में देखिए। बाबर का उत्तराधिकारी बनता है हुमायूं। हुमायूं नाम का मतलब ही होता है कि भाग्यशाली, फॉर्चुनेट। लेकिन कहते हैं कि मुगल शासकों में सबसे ज्यादा दुर्भाग्य हुमायूं का ही था। हुमायूं के बारे में एक बात कही जाती है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और बाद में लड़खड़ाते हुए ही उसकी मौत हो गई। तो हुमायूं के बारे में जान लीजिए। हुमायूं के बारे में बात करें, यदि हुमायूं के बारे में बात करें तो हुमायूं का मानना था कि हमें आपसी भाइयों के बीच में प्रेम सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। इसीलिए हुमायूं जब गद्दी पर बैठा तो इसके जो बाकी 3 भाई थे, कामरान, अस्करी और हिंदाल, इनके बीच में अपने साम्राज्य का बंटवारा कर दिया। लेकिन बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि बाद में एक एक करके हुमायूं ने अपने सभी भाइयों को हरा करके सारा राज्य अपने में मिला लिया। लेकिन जिस समय हुमायूं राजा बना उस समय हुमायूं के सामने कई समस्याएं थीं। जैसे राजकोष खाली हो चुका था, अफगान समस्या बहुत बड़ी समस्या थी, जो खासतौर से बिहार में शेरशाह सूरी का उदय हो रहा था। ऐसी परिस्थितियों में कहा जाता है कि हुमायूं के जीवन में 2 सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली घटनाएं हुई। एक घटना को कहा जाता है चौसा का युद्ध, बैटल ऑफ चौसा। चौसा का युद्ध की जब हम बात करते हैं तो यह बक्सर, जो आज बिहार में बक्सर है, बक्सर में चौसा के पास में 1539 में युद्ध होता है। और इस युद्ध में हुमायूं की हार होती है। और इसके बाद में हुमायूं जब वहां से वापस आगरा में आया और आगे चल करके दूसरा युद्ध जो हुमायूं को लड़ना पड़ा वो था बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध यह 1540 में लड़ा गया। और इस युद्ध में भी कन्नौज की लोकेशन देखें तो ये बिलग्राम जो है, बिलग्राम हरदोई डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यानी बिलग्राम और हरदोई दोनों आसपास में ही है। यहीं पे ये युद्ध हुआ था और इस युद्ध में भी शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। कुल मिलाकर हम ये कहना चाहेंगे कि इन दोनों युद्धों ने हुमायूं का भाग्य ऐसा निर्धारित किया कि आने वाले समय में हुमायूं को भारत से अपना जीवन निर्वासित होकर रहना पड़ा। आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि 1530 से लेकर के 1540 तक हुमायूं दिल्ली का शासक बना और आगे चल करके 1540 से 1555 के बीच में यह निर्वासित जीवन में रहा और 1555 में यह दोबारा लौटकर आया और 1556 में इसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से हुमायूं का 2 बार का शासनकाल रहा। हुमायूं के बारे में जो भी हमें जानकारी ज्यादा मिलती है उसके लिए इसकी चचेरी बहन थी गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा किताब लिखी है और इस हुमायूं नामा किताब से हमें हुमायूं के बारे में, उसके व्यक्तिगत जीवन और उसके राजनीतिक जीवन और उसके जो धार्मिक नीति थी, इन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब हम तीसरा जो नाम देखते हैं हुमायूं के बाद में जो आगे चल करके मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनता है वो है अकबर। और अकबर को इतिहास में अकबर द ग्रेट, अकबर महान के नाम से भी जाना जाता है। अकबर एक साम्राज्य निर्माता था। उसने मुगल वंश में 4 चांद लगा दिए। दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, इसके अलावा काबुल तक भी अकबर ने अपने राज्य का विस्तार किया। तो आइए देखते हैं अकबर के बारे में जानते हैं। अकबर के बारे में यदि हम बात करें तो अकबर का जो टाइम पीरियड है, अकबर मुगल वंश का सबसे महान राजा माना जाता है और अकबर का टाइम पीरियड जो है वो 1556 से लेकर 1605 के बीच में अकबर का जीवन रहा। 1605 के बीच में। और इस दौरान अकबर शुरुआत में, अकबर के जीवन की बात करें तो जब इसका जन्म हुआ था, इसका जन्म अमरकोट के राजा राणा बीर साल के यहां पे हुआ था और हुमायूं उस समय निर्वासित जीवन जी रहा था। कहा जाता है कि जब अकबर 3 वर्ष का था तब उसकी मुलाकात अपने पिता से हुई थी। अकबर के जीवन पर शुरुआत में देखें तो सबसे पहले शुरुआत में बैरम खान का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। बैरम खान के नेतृत्व में ही अकबर ने
पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा। पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, जो 1556 में हुआ था। और इस युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया और दूसरी तरफ आदिल वंश के राजा के प्रधानमंत्री हेमू ने दूसरी पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे। और कहा जाता है कि पानीपत के युद्ध में हेमू की जीत होने वाली थी, लेकिन अचानक एक तीर आया और उस तीर ने एक ही झटके में युद्ध का भविष्य बदल के रख दिया। और कहा जाता है कि हेमू की आंख में तीर लगा और हेमू हाथी से नीचे गिरा और हेमू की सेना में भगदड़ मच गई और बैरम खान और उनके साथियों की जीत हो गई। तो शुरुआत में जब बैरम खान के नेतृत्व में पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर ने जीत लिया, तो 1556 से लेकर के 1560 तक शासन प्रशासन में बैरम खान का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा। आगे चल करके बैरम खान को हज की यात्रा पर भेज दिया गया और बाद में इनकी रास्ते में ही इनका कत्ल हो गया था। इसके बाद में बचपन में अकबर का पालन पोषण करने वाली जो महिला थी महामंगा, महामंगा ने चूंकि अकबर का पालन पोषण किया, इसीलिए अकबर के जीवन पर महामंगा का बहुत ज्यादा प्रभाव था। आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि 1560 से लेकर के 1564 तक अकबर के शासनकाल को पेटीकोट शासन या पर्दा शासन के नाम से जाना जाता है। कारण क्या था कि जो हरम की रहने वाली महिलाएं थी या खास तौर से जो महामंगा थी, वो ही प्रशासन में उनका सबसे ज्यादा ही इंटरफेरेंस था। आगे चल करके अकबर इन सब प्रभावों से मुक्त हुआ और इन सब प्रभावों से मुक्त होने के बाद में उसने अपने साम्राज्य विस्तार की ओर ध्यान दिया। इसने उस समय तत्कालीन भारत के जितने भी स्वतंत्र राज्य थे उन सबको एक एक करके उसने जीत लिया। कश्मीर, बंगाल, वारंगल, गढ़कुटार, गढ़कटंगा, जहां की रानी दुर्गावती थी, गोंडवाना राज्य, रणथंभौर, राजपूती राज, हर जगह पे अकबर जो है उसने युद्ध लड़े और युद्धों में सफलता हासिल हुई। दो युद्ध अकबर के बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक माना जाता है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के द्वारा 1576 में लड़ा गया और यह युद्ध मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के विरुद्ध लड़ा गया। कहा जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था। 3 किलोमीटर एक सकरी घाटी थी हल्दी घाटी, वहां की मिट्टी का रंग हल्दी के जैसा पीला था, इसीलिए उसको हल्दी घाटी नाम दिया गया। और उसी 3 किलोमीटर सकरी पट्टी में ही अकबर की सेनाएं और महाराणा प्रताप की सेनाएं एक दूसरे से युद्ध लड़ रही थी। और कहते हैं कुछ ही घंटों में हल्दी घाटी की जो मिट्टी थी वह रक्त से लाल हो गई थी, इतने ज्यादा लोगों का कत्ल किया गया था। और हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की वीरता और भामा शाह की जो वीरता हुई, इन सबके भी हमें प्रसंग मिलते हैं। इसके अलावा दूसरा युद्ध एक अकबर का हुआ था गुजरात विजय। गुजरात विजय की बात करें तो गुजरात विजय अकबर के द्वारा 1572 में की गई थी। और खास बात यह है कि 1572 में जब गुजरात की विजय करके अकबर आया तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही उसने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया, जिसको आप लोग भी देखने जाएंगे तो वाकई में बहुत ही बुलंद दरवाजा है, यानी काफी ऊंचाई पे बना हुआ दरवाजा है। और कहा जाता है कि अकबर के वापस आने के बाद में गुजरात में दोबारा विद्रोह हुआ तो कहते हैं कि 7 दिनों के भीतर ही फतेहपुर सीकरी से अकबर गुजरात पहुंच गया था। इसे मध्यकालीन इतिहास का सबसे तेज आक्रमण भी कहा जाता है। आप खुद कल्पना करिए देखिए कि उस समय घोड़े पर, हाथियों पर बैठ करके पैदल सैनिकों के साथ में फतेहपुर सीकरी या आगरा से गुजरात पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी ही ऐतिहासिक उपलब्धि रही होगी। इसके अलावा अकबर ने शासन प्रशासन को सुधारने के लिए कुछ विशेष प्रयास किए। जैसे इसने गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला जजिया कर को समाप्त कर दिया। जजिया कर जो है वो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला टैक्स था, तो जजिया कर को समाप्त करने वाला कौन था? अकबर था। इसके अलावा अकबर जिस बात के लिए जाना जाता है वह यह है कि इसके दरबार में नवरत्न रहते थे। नवरत्न रहते थे। नवरत्न यानी एक प्रकार के 9 विशेष प्रकार के मंत्रियों की टीम थी, जिसमें राजा बीरबल थे, तानसेन थे, अबुल फजल थे, फैजी थे, मुल्ला दो प्याजा थे, राजा टोंडरमल थे। सब लोग अलग अलग अपना अपना काम कर रहे थे। अकबर की जीवनी लिखने वाले अबुल फजल अकबरनामा जिन्होंने लिखा है वह भी अकबर के ही 9 रत्नों में से एक थे।
यदि यहां पे हम बीरबल की बात करें तो बीरबल का जन्म कालपी में हुआ था। जो कानपुर से थोड़ा आगे जब हम जाते हैं तो जालौन डिस्ट्रिक्ट में कालपी पड़ता है, तो कालपी में इनका जन्म हुआ था। और बीरबल का नाम, जो बचपन का नाम था, वो महेश दास था। ऐसे ही तानसेन की बात करें तो तानसेन को रामतनु पांडे के नाम से जाना जाता था, और आगे चल करके ये भी अकबर के दरबार में नवरत्नों में शामिल हो गए। राजा टोंडरमल, जिन्होंने अकबर के दरबार में रहकर, अकबर के शासनकाल में रह करके भू राजस्व व्यवस्था में सुधार किया, और इन्होंने दहसाला पद्धति की शुरुआत की। अकबर के समय में दहसाला पद्धति की शुरुआत की गई, जिसको राजा टोंडरमल के द्वारा शुरू किया गया था। दहसाला पद्धति का मतलब होता है कि जमीन, कोई जमीन का एक टुकड़ा है, उस जमीन पर पिछले 10 साल का एक एवरेज निकाला जाता है कि कितनी फसल का इसमें उत्पादन हुआ, और फिर उसी एवरेज के आधार पर प्रतिवर्ष 1/3, 1/3 फसल उत्पादन का टैक्स लिया जाता है। इसे दहसाला कहते हैं। इसके अलावा अकबर ने मान सम्मान देने के लिए कि कौन कितना विशिष्ट क्रम में है, इसके लिए मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की गई। मनसबदारी सिस्टम की शुरुआत की अकबर ने। इसके अलावा हिंदू, मुस्लिम या बाकी धर्मों के प्रति समान नीति अपनाने के लिए सुलह कुल की नीति भी अकबर के द्वारा शुरू की गई। आज भी आगरा में सुलह कुल महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जो हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इसके अलावा अकबर के बारे में एक दो बातें और बता देते हैं, जैसे दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत करने वाला अकबर था। इसका मानना था कि सभी धर्मों का सत्य एक ही है। इसके अलावा जब भी कभी कोई धार्मिक विवाद होता था, सबसे पहले तो धार्मिक चर्चा पर चर्चा करने के लिए इसने फतेहपुर सीकरी में, जहां पे अपनी राजधानी का निर्माण कराया था, फतेहपुर सीकरी में, वहां पर एक इबादत खाना का निर्माण कराया, और इस इबादत खाना में विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि आते थे और धार्मिक चर्चाएं होती थी। कभी कभी यदि किसी धार्मिक चर्चा में कोई मतभेद उत्पन्न हो जाता था तो अकबर का निर्णय ही सर्वोच्च होता था। इसके लिए उसने महजर की घोषणा की थी। महजर का मतलब क्या है कि यदि किसी प्रकार से कोई धार्मिक मतभेद उत्पन्न होता है तो उस धार्मिक मतभेद के बाद में अकबर का निर्णय ही सबसे ज्यादा होगा। तो ये तो अकबर की बात हो गई। अकबर के आगे जब हम बढ़ते हैं तो अकबर का जो उत्तराधिकारी होता है वो बनता है जहांगीर। और जहांगीर की यदि हम बात करें तो जहांगीर के शासनकाल में, जहांगीर की बात करें तो जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि जहांगीर का पालन पोषण बहुत ही लाड़ प्यार में हुआ था। बचपन में इसका नाम सलीम था। अक्सर आप लोगों ने सलीम अनारकली की कहानियां भी पढ़ी होंगी। कुछ लोग उसे दंत कथा मानते हैं, कुछ इतिहासकार मानते नहीं है, सही भी है। लेकिन यहां पे हम देखें जहांगीर के बारे में तो जहांगीर न्याय के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। जहांगीर न्याय के लिए इतना प्रसिद्ध था कि उसने आगरा के किले में न्याय की घंटी, चेन ऑफ जस्टिस, आगरा के किले में न्याय की घंटी बंधवाई कि कोई भी उसकी प्रजा का कोई भी व्यक्ति कभी किसी भी समय जाकर के चेन का एक सिरा पकड़ करके और वो घंटी बजा देता था, और राजा जो था, बादशाह जो था, वो लोगों का न्याय करता था। तो न्याय के लिए सबसे ज्यादा जो मशहूर है न्याय की घंटी के लिए, वह जहांगीर ही था। जहांगीर के शासनकाल की खास बात यह है कि जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां का प्रभाव बहुत ज्यादा था। नूरजहां का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। कहा यहां तक भी जाता है कि शाहजहां जो है, जो जहांगीर है, जहांगीर को शराब का बहुत ज्यादा शौक था। कहा जाता है कि जहांगीर ने खुद अपनी आत्मकथा में इस बात को स्वीकार किया है कि वह एक दिन में लगभग 20 से 24 प्याले शराब पी जाया करता था, और जब वो कभी बीमार होता था तो 7 से 8 प्याले शराब ही पिया करता था। जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां का इतना ज्यादा प्रभाव बढ़ गया, कहा जाता है कि जो भी कोई राजाज्ञा होती थी, राज घोषणाएं होती थी, वह बिना नूरजहां की अनुमति से जारी नहीं किए जा सकते थे। और इसके अलावा साम्राज्य में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए नूरजहां ने एक गुट भी बनाया था, जिसमें उसके भाई और उसकी माता अस्मत बेगम का भी काफी दखलंदाजी थी। यहां पर एक चीज का और जिक्र करना चाहेंगे कि गुलाब के फूलों से इत्र बनाने की विधि की शुरुआत नूरजहां की माता अस्मत बेगम ने शुरू किया था।
और आगे चल करके कन्नौज में गुलाब की खेती बहुत बड़े पैमाने पर होने लगी, जिसके कारण कन्नौज को भारत की इत्र नगरी या सेंट सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो कुल मिलाकर के जहांगीर ये आए। जहांगीर के बाद में आगे जब हम बढ़ते हैं तो जहांगीर के बाद में जो उसका उत्तराधिकारी बना वो बना शाहजहां। शाहजहां बना उत्तराधिकारी, और शाहजहां जो उत्तराधिकारी बनता है तो शाहजहां के बारे में कहा जाता है कि शाहजहां ने स्थापत्य के क्षेत्र में कई इमारतों का निर्माण कराया, जिसमें दिल्ली का लाल किला और ताजमहल भी बनवाया गया उसके द्वारा। यहां पे यदि हम शाहजहां की बात करें तो शाहजहां का बचपन में नाम जो था वो था खुर्रम। शाहजहां को खुर्रम के नाम से जाना जाता है, शाहजादा खुर्रम, जो बाद में शाहजहां बना। शाहजहां का जो विवाह है वो शाहजहां का विवाह अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ। अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ, और यही अर्जुमंद बानो बेगम आगे चल करके मुमताज महल के नाम से जानी गई। कहा जाता, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ताजमहल का निर्माण मुमताज महल की याद में कराया गया। शाहजहां अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा प्रेम करता था, कुछ प्रेम इतना ज्यादा ही था कि आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि मुमताज महल अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय उनकी मृत्यु हुई थी। इसके पहले इनके ऑलरेडी 13 बच्चे हो चुके थे। तो कुल मिलाकर के अर्जुमंद बानो बेगम की याद में ताजमहल का निर्माण कराया गया। और जब ताजमहल की बात की जाती है तो ताजमहल से जुड़े हुए 2 आर्किटेक्ट हैं, उस्ताद अहमद लाहौरी। इन्होंने ताजमहल का डिजाइन तैयार किया। ताजमहल का जो डिजाइन है वो उस्ताद अहमद लाहौरी के नेतृत्व में हुआ, जबकि उस्ताद ईसा के निर्देशन में ताजमहल की बिल्डिंग बनकर तैयार हुई। यानी ताजमहल के निर्माण में इन दोनों का नाम विशेष तौर पर लिया जाता है। कई बार इनसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि ताजमहल को बनकर तैयार होने में 22 साल लगे थे, तब जाके कंप्लीट हो पाया था। और बहुत ज्यादा खजाना, राज का बहुत ज्यादा खजाना जो है ताजमहल के निर्माण में चला गया था। इसके अलावा दिल्ली में लाल किले का निर्माण, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां के द्वारा बनाया गया। शाहजहां के अंतिम दिनों में जब शाहजहां कमजोर पड़ने लगा तो शाहजहां के 4 बेटे थे, और इन चारों बेटों में सबसे ज्यादा जो इसका योग्य बेटा था वो था दारा शिकोह। दारा शिकोह को शाहजहां ने शाह ए बुलंद इकबाल, इसको रफ कर देते हैं, दारा शिकोह को जो शाहजहां का बड़ा बेटा था, जो गद्दी का उत्तराधिकारी भी था, उसको शाह ए बुलंद इकबाल, की उपाधि भी दी गई थी दारा शिकोह को। और दारा शिकोह ही राजगद्दी का वास्तविक उत्तराधिकारी भी था। दारा शिकोह को अलग अलग धर्मों के बारे में जानने का बहुत ज्यादा शौक था। इसने वेद शास्त्र उपनिषदों का भी अध्ययन किया था। फारसी भाषा में उपनिषदों के अध्ययन को दारा शिकोह ने सिर्रे ए अकबर के नाम से लिखा भी था फारसी भाषा में। कुल मिलाकर जब शाहजहां की स्थिति कमजोर होने लगी और आगे चल करके शाहजहां के बेटों के बीच में उत्तराधिकार का प्रश्न आया, तो इन सारे बेटों के बीच में अल्टीमेटली औरंगजेब ने दारा शिकोह, शाह शुजा और मुराद बख्श, इनको लेकर के कई युद्ध लड़े गए थे, जैसे धर्मट का युद्ध। इन सबके युद्ध के बाद में आप कह सकते हैं कि औरंगजेब ही शासक बना। औरंगजेब ने शासक बनने के पहले इसने पहले 2 भाइयों को, शाह शुजा और मुराद को अपनी तरफ मिला लिया और बाद में एक एक करके दोनों को मरवा दिया। कहा जाता है कि औरंगजेब के द्वारा जो दारा शिकोह की हत्या की गई वह इतिहास की सबसे बीभत्स, सबसे नृशंस हत्या मानी जाती है।
आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि दारा शिकोह जो एक शहजादा था, जिसे राजगद्दी का उत्तराधिकारी माना जाता था, उसको हाथी से बांध करके पैदल घसीट करके लाया गया, और उसको घसीट करके लाया गया दिल्ली में, और दिल्ली की गलियों में उसे घुमाया गया। घुमाने के बाद में एक चौराहे पर ला करके हाथियों से दारा शिकोह को कुचलवा दिया गया, और बाद में इसकी डेड बॉडी को एक नगर के गेट पे टांग दिया गया, और 7 दिनों तक दारा शिकोह की जो बॉडी थी वो एक गेट पर टंगी रही, जिसको खूनी दरवाजा के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं औरंगजेब की। औरंगजेब की यदि हम बात करें तो औरंगजेब सभी मुगल शासकों में सबसे ज्यादा हिंदुओं के प्रति असहिष्णु था। बहुत ही ज्यादा ये धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देता था। इसके समय में भारत की एक बहुत बड़ी प्रजा का धर्मांतरण भी हुआ, हिंदुओं से उनको मुसलमान धर्म में बदल दिया गया। इसके अलावा कहा जाता है कि यह अपने आप को इतना ज्यादा कट्टर कहता था, इसे लोग जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो व्यक्तिगत जीवन में औरंगजेब शराब भी नहीं पीता था। व्यक्तिगत जीवन में कहते हैं कि यह अपने खुद के खर्चे निकालने के लिए टोपियां सिल करके अपने खर्चे निकालता था। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसका व्यक्तिगत जीवन चाहे जैसा भी हो, आचरण चाहे जैसा हो, लेकिन बादशाह के रूप में औरंगजेब को एक धार्मिक कट्टर बादशाह के रूप में ही जाना जाता है। इसके समय में कई सारे धार्मिक मंदिरों को भी तोड़ा गया। तो स्टूडेंट, यह एक एसएससी का एक डेमो क्लास जैसा था, जिसके बारे में हमने संक्षिप्त आपको बताया। और आगे चल करके कहते हैं कि दक्षिण भारत को जीतने के क्रम में इसने अपने जीवन को बर्बाद कर लिया। कहते हैं कि दक्षिण को जीतना उसके लिए एक नासूर बन गया। तो अब हमने जो इस संक्षिप्त में एक टॉपिक आपको पढ़ाया है, इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करना चाहेंगे कि कैसे कैसे आपके एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आते हैं। तो इस टॉपिक को लेकर के यदि हम देखें तो एसएससी सीजीएल में 2016 में, 2013 में और 2009 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था। पहला क्वेश्चन देखिए आप, इन द बैटल ऑफ पानीपत बाबर फेस्ड द आर्मीज ऑफ। पानीपत के युद्ध में बाबर ने इनकी सेनाओं का सामना किया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसमें से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? जयचंद, हेमू, दौलत खान, इब्राहिम लोदी। तो ये इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी को हरा करके ही इसने दिल्ली पर शासन किया। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से कौन मध्यकालीन भारत के युद्ध में तोप खाने का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति था? आर्टिलरी का उपयोग किसमें पहले किया गया? आर्टिलरी का उपयोग किसमें किया गया या करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो बाबर था। बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में आर्टिलरी का प्रयोग किया था, और उसके बाद में खानवा के युद्ध में जिहाद का प्रयोग किया था। ऐसे क्वेश्चन कई बार क्रम से पूछ ले जाते हैं या कभी कभी मैचिंग करने के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस युद्ध में दिल्ली में मुगल शासन की नींव पड़ी? विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स लेड टू द फाउंडेशन ऑफ द मुगल रूल एट दिल्ली? तो यहां पे हमने पहले भी आपको बताया था कि जो पानीपत का पहला युद्ध है, उस युद्ध को जीत करके बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, और इस तरीके से दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। लिखा है कि किस युद्ध में पराजित होने के बाद में हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा था? किस युद्ध में? तो हमने कहा कि 2 ही ऐसे युद्ध हैं जो हुमायूं के जीवन काल में रहे, जिसके लिए छोड़ना पड़ा था। एक था बैटल ऑफ चौसा का युद्ध, और दूसरा था बैटल ऑफ कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि कन्नौज का युद्ध। कन्नौज के युद्ध के बाद में कन्नौज के युद्ध के बाद में हुमायूं 1540 में भारत छोड़कर चला गया, और काबुल में जाकर के या मध्य एशिया में जाकर के ईरान के शाह के दरबार में रहा। और बाद में 1555 में जब ये आया तो इसने सरहिंद के युद्ध में और मच्छीवाड़ा के युद्ध में अपने विरोधियों को हरा करके फिर से दिल्ली की गद्दी को हथिया लिया, और आगे चल करके 1 साल के भीतर ही दिल्ली में दीन पनाह की लाइब्रेरी की सीढ़ियों से लड़खड़ाकर गिर गया, और वहीं पर इसकी मौत हो गई। तो यहां पे कन्नौज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, अकबर की जीवनी लिखने वाला कौन लेखक था? हु वॉज द फॉलोइंग वॉज द बायोग्राफर ऑफ अकबर? अकबर की जीवनी लिखने वाला कौन सा लेखक था? आपके सामने 4 ऑप्शन है,
और तो इसमें क्या हो जाएगा, अबुल फजल। अबुल फजल ने आईने अकबरी या अकबरनामा लिखी थी, जिसे अकबर की जीवनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कौन ताजमहल का आर्किटेक्ट था, ताजमहल का कौन वास्तुकार था? तो हमने कहा जो इसकी डिजाइन तैयार करने वाला था वो कौन था, उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी ने इसका डिजाइन तैयार किया था और किसकी देखरेख में बना था, वो थे शाह ईसा, उस्ताद ईसा। तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी, उस्ताद अहमद लाहौरी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द मुगल पेंटिंग रीचेज इट्स जेनिथ ड्यूरिंग द रेन ऑफ। मुगल चित्रकला किसके शासन काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी? तो यहां पे आपका क्या आंसर हो जाएगा, जहांगीर। जहांगीर के समय में मुगल चित्रकला अपने जेनिथ पर पहुंच गई थी, अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी, और इसे मुगल काल का स्वर्णकाल भी कहते हैं। चित्रकला का स्वर्णकाल भी जहांगीर के शासनकाल को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। द इनोवेटर ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट ड्यूरिंग द रूल ऑफ अकबर वाज। अकबर के शासनकाल में राजस्व के निपटारे का प्रवर्तक था। तो हमने कहा कि अकबर के शासनकाल में दहसाला पद्धति की शुरुआत की गई। दहसाला पद्धति टोंडर मल के द्वारा शुरू की गई थी। तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, टोंडर मल। और टोंडर मल उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के लहरपुर तहसील के रहने वाले थे। आज भी लहरपुर की तहसील में जो तहसील की बिल्डिंग है उसमें एक बड़ी सी मूर्ति भी इनकी बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। तो बैटल ऑफ खानवा 1527 में हुआ था। तो ये किसके बीच में हुआ था, यह बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। हमने पहले भी बताया कि कई बार क्रम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ, 27 में खानवा का युद्ध हुआ, 28 में चंदेरी का युद्ध हुआ और 30 में घाघरा का युद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जजिया वाज री इम्पोज्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ। जजिया पुनः किसके शासनकाल में लगाया गया? तो हमने कहा कि औरंगजेब की जो नीतियां थी, जो धार्मिक कट्टरता थी, हिंदुओं के प्रति वह सबसे ज्यादा असहिष्णु था, उसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। इसी के शासनकाल में, औरंगजेब के शासनकाल में जजिया कर दोबारा लगाया गया। तो स्टूडेंट, आज की एसएससी डेमो क्लास में ये एक हमारा प्रयास था कि संक्षेप में हम आपको कुछ चीजें बताएं जिनसे एग्जाम में आते हैं, और उन्हीं पे हमने क्वेश्चन का डिस्कशन किया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।